हाँ जी बच्चा पार्टी। आई एम जितेंद्र के आर शुक्ला। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 1.8 ऑफ द एनसीईआरटी। ओके, एंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस आज टोटल जो डिस्कशन हम लोगों का होगा वो डिपेंड करेगा ओनली एंड ओनली द कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी कि ये बुक थोड़े से टाइम में बहुत सारा कैसे बता देती है। हम इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं समझना चाह रहा हूँ। आप देखोगे 30 मिनट में पूरा वो पढ़ डालोगे, जिसके लिए पता नहीं कितने सारे पेजेस भर रखे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले इसका लॉजिक समझो, क्या सोच के ये बनाया गया होगा। ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना, इसको दिया था ग्रेट साइंटिस्ट फैराडे ने। उन्होंने क्या सोचा उस पर बात करते हैं। एक छोटी सी चीज है, मान लीजिए हम लोग एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे ही हम जाते हैं पसीने पसीने हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, हम लोग 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, कोई एक पर्सन एक दिन पहले जाता है और वहां जैसे ही वो ट्रेन से प्लेन से उतरता है तो उसकी पूरी बॉडी ना वेपोराइज हो जाती है, पसीने से तरबतर हो जाती है। मतलब वो बोलता है बहुत गर्मी है। ये क्या है? जिस रीजन में गए, जिस इलाके में आप पहुंचे, जिस माहौल में गए, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया, तो हमारी बॉडी ना पसीने पसीने हो गई। अब सोचो, अगर हम वहां से चले आए, कोई दूसरा जाएगा, तो क्या उसकी बॉडी पर सेम इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो आंसर होगा आएगा। ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ये है कि हमारी बॉडी पर जो फोर्सेस लगे इन टर्म्स ऑफ हीट, वो हमने जनरेट नहीं किए, हमने सिर्फ फील किए। क्या हमारे जाने से या हमारे आने से उस रीजन का टेम्परेचर कम हो जाएगा? नहीं। हम 10 लोग जाएंगे, क्या कम होगा? नहीं। हम सारे चले आएंगे, क्या बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मतलब हर फील्ड का कोई ना कोई सोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब पढ़ने का नंबर आया तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव था कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो this charge can generate only electric field. If charge is in motion, then he can generate electric and magnetic. If charge is moving with accelerated motion, then charge can generate electric, magnetic, and there is another top up known as radiation. तो अब ये भी आएगा। अब इस छोटी सी बात को बुक ने कैसे समझाया लाइन टू लाइन। उन्होंने बोला कंसीडर ए चार्ज प्लेस्ड एट वैक्यूम। यानी यहाँ पर आप बुक की जब पहली लाइन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा मिलेगा वैक्यूम। सोचो ऐसा क्यों बोला? सिंपल लॉजिक है। अगर वैक्यूम नहीं होगा, एयर होगी, तो चार्ज कैन रिएक्ट विद द मीडियम, मीडियम कैन बी पोलराइज्ड, मीडियम कैन बी इंड्यूस्ड। तो ये सारे इवेंट्स ना हो, बच्चों के दिमाग में ना है, वैक्यूम लिख दिया। दूसरा, उसमें आगे पढ़ोगे तो जब इस बुक की पूरी पढ़ोगे थ्योरी, तो एक पॉइंट और मिलेगा, लोकेशन ऑफ दिस चार्ज विल रिमेन फिक्स्ड। अभी ध्यान दिया है क्यों बोला गया? अभी मैंने क्या बोला? चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक बनाएगा ना। अगर उसकी लोकेशन इधर उधर हो गई तो यहाँ पे मैग्नेट भी आ जाएगा, तो ये स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों बातों का मतलब है, चार्ज को वैक्यूम में क्यों रखा, लोकेशन को फिक्स क्यों रखा। दूसरा, अब मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर फील्ड कितना है, तो इस डिस्टेंस पे जाना है, आर डिस्टेंस पे। तो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड गिवन बाय द फैराडे, उनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप आर क्यों लिखते हैं, यानी कितनी डिस्टेंस पर आप जानना चाहते हो, तो जब भी आप फील्ड निकालना तो कैलकुलेट करके उन्होंने दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखोगे चार्ज और डिस्टेंस का आर स्क्वायर, साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताओगे। कितना लिखा हुआ था? वेक्टर वाले सुपरपोजिशन पे हम बाद में जाएंगे, अभी हमारा फोकस है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू थी, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ था। मैं इसको थोड़ा टाइम बचाने के लिए अभी के से डिनोट कर देता हूँ, Q/r²। अभी मैं वेक्टर नोटेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ फील्ड पर, 1.8 के टॉपिक पर। ये आ गई फील्ड। जरा इस फॉर्मूले को देखो और बुक क्या कहना चाह रही है हमसे वो सोचो। बुक ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर जो आर मैंने लिखा, उस आर के लिखने का पर्पस क्या है? पहली चीज जो बुक हमसे कहना चाहती है, आर ये कहना चाहती है कि ये जो फील्ड लिखी हुई है वो डिस्टेंस के टर्म में लिखी है, टाइम के टर्म में नहीं है, टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं है, प्रेशर के फॉर्म में नहीं है। ये फॉर्मूला is shouting कि I am explaining the electric field in terms of position from the source of charge. What is the meaning of source?
जब और आगे पढ़ोगे तो इस चार्ज को बोला जाएगा सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है? अगर हम बाहर निकलते हैं, हमें धूप लगती है, तो वो टेम्परेचर जो आता है, मैं बाहर जाऊं या कमरे में रहूं, क्या बाहर की गर्मी कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो सोर्स कौन है उस सनलाइट का? तो आंसर है सन। सन क्या है? सोर्स। हम बाहर गए, हमारे ऊपर धूप पड़ी, हम क्या हुए? हम एक टेस्ट मटेरियल है, जो बाहर जाके अंदर रहने वाले लोगों को आके बता रहा हूँ कि भाई बाहर मत जाना, बहुत धूप है। हमने क्या किया? सिर्फ टेस्टिंग ही तो करी। तो ये फॉर्मूला हमें ये बताएगा। तो ये है इसकी रियल डेफिनेशन। अब नंबर ये आया कि इसको टेस्ट किया कैसे जाए। पहला स्टेप तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कौन सा फॉर्मूला बना, कैसे होगा। अब सोचा गया कि अब इसकी टेस्टिंग हो जाए। अगर इसमें बच्चों को पढ़ना है थ्योरी में, तो वो पढ़ेंगे कैसे? जैसे हमारे किसी को फीवर आता है, अब उसको फीवर कौन सा है तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। और वहां पे एक चीज और माइंड में लॉजिक लगाना कि जिस डिस्पोजल से ब्लड लिया जाता है, क्या उस डिस्पोजल को रिपोर्ट के साथ भेजा जाता है? क्या डॉक्टर उसको साथ में रखता है? आप घर लाते हो? नहीं, उसको फेंक दिया जाता है। टेस्ट मटेरियल का कोई रोल नहीं आया। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ। इसी में मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा और उसको रखा क्यू नॉट। अब ये कौन सा चार्ज बना जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करके बताएगा? कैसे बताएगा? तो अब यहाँ पर ये देखना कि जैसे ये चार्ज आया, जैसे ही हमें सनलाइट लगी थी, इसको एक फील्ड फील होगी। क्यों? क्योंकि ये बुक में एक लाइन और लिखी होगी जब आगे पढ़ोगे कि जब ये चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, तो थ्री डायमेंशनल करता है। ध्यान से पढ़ना। थ्री डायमेंशनल का मतलब है जैसे जलता हुआ एक बल्ब जो अपने चारों तरफ रेस को निकाल रहा है। एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर में कोई भी लाइट का सोर्स रखो तो वो अपनी लाइट को थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं, ये थ्री डायमेंशनल है। तो ये चारों तरफ फील्ड फैला रहे थे। यहाँ पर एक चार्ज आया। कितनी डिस्टेंस पर आया? आर। डिस्टेंस मैटर करती है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि मेरी जो फील्ड होगी वो जितना आप आगे बढ़ोगे, हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। जितना पास आओगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग फील्ड विल इंक्रीज होगी। तो इसने एक फील्ड वहां पर फील की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस हुआ वो किसके फॉर्म में हुआ? फोर्स के फॉर्म में हुआ। तो यहाँ से पहली बार एक लोगों को लगा, साइंटिस्टों को लगा कि यार फोर्स को भी समझाना पड़ेगा। तो यहाँ बनाया गया फोर्स। और सबसे पहले कौन सा आया? कूलाम फोर्स आया। उसका यूज करके फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बना। अब कैसे इसको समझाओगे? हमने यहाँ पर लिखा, मैं इस समय इस टेस्ट चार्ज की फीलिंग को बताना चाहता हूँ। तो फोर्स फील करने वाला कौन है? नॉट चार्ज। अप्लाई करने वाला कौन है? सोर्स चार्ज। अब कैसे लिखोगे उसको ध्यान से सुनना। यही कॉन्सेप्ट मैं लास्ट के एडवांस लेवल क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ। फील करने वाला कौन? क्यू नॉट। इस क्यू नॉट का नाम क्या? ये कौन है भाई? मार खाने वाला टेस्ट चार्ज। कौन है जो इस पर अपना इफेक्ट डाल रहा है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? तो आंसर मिला, ये सोर्स की है। इस टाइप से इस फॉर्मूले को फील करो। यानी जो हम जल्दी से लिखते हैं क्यू ई, इसमें ई किसका फील्ड होता है? सोर्स का। अब यहां से बना, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। अब बच्चे ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो एफ अपॉन क्यू नॉट कर दो। बहुत बढ़िया। इससे फायदा क्या हुआ? यूनिट मिल गया कि न्यूटन पर कूलाम होगा, आसानी हो गई। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि जब ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में शामिल है, तो क्या ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को इम्पैक्ट डालेगा? क्या क्यू नॉट का कोई भी रोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है? तो लॉजिकली आंसर है नो। क्यों? मैंने क्या बोला? अगर मैं रूम के बाहर जाऊं या अंदर रहूं, बाहर फैलने वाली सनलाइट में आने वाली हीट एनर्जी कम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सोर्स कौन है? सन। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो इसका कोई रोल नहीं है। अगर तुम इसको पूरी तरह समझना चाहते हो तो मैं इसको अगले बोर्ड पे दिखाता हूँ। कैसे मानोगे कि क्यू नॉट का कोई रोल नहीं है? देखो, जो अपना क्यू चार्ज यहाँ रखा था, आर डिस्टेंस पर हमने टेस्ट चार्ज रखा। अब मैं यहाँ कूलाम फोर्स अगर अप्लाई करूं तो डायरेक्शन ये होगी F1। अब बताइए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ। तो अभी फॉर्मूला आया फोर्स अपॉन चार्ज। कूलाम के अकॉर्डिंग फोर्स कितना होगा? के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है और यहाँ पर चार्ज ओ है। लिख दिया। ये फॉर्मूला कहता है क्यू नॉट से डिवाइड करो। हमने क्यू नॉट से डिवाइड किया, देखिए कैंसिल हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में फिर क्या क्या आ गई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या इस टेस्ट चार्ज का कोई रोल क्यू नॉट में बचा? नहीं।
तो फिर ये रेशियो क्यों लिखा जाता है? ये देखो, फिर ये हम रेशियो क्यों लिखते हैं? ये रेशियो लिखना एक कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, पर इस रेशियो को ये मत समझ लेना कि क्यू नॉट का कोई भी रोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कोई भी रोल नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड है। अब दूसरी चीज यहाँ पर आई। अब एनसीईआरटी थर्ड चीज हमें समझाती है। जैसे कुछ बच्चों को माइंड में ये रहता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये बुक ऐसे लिखती है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो फोर्स अपॉन क्यू नॉट, और हमें ये कहा जाता है कि ये सही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बुक हमसे क्या कहना चाहती है? सोचो, इस बुक ने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो चार्ज है इसका लोकेशन नहीं बदलना चाहिए, यही बोला है ना। अब इस चार्ज पर फोर्स लगा, नॉट, और इधर गया। तो कूलाम फोर्स में हम लोग पढ़ के आए हैं कि कूलाम्बिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो अब यहाँ पर फोर्स फील करेगा वन वन, मैंने किसको माना है? सोर्स को। अप्लाई करेगा टेस्ट चार्ज, तो इस पर भी तो एक फोर्स लगा ना। सोचो, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा हुआ तो ये जो चार्ज है ये इधर रिपल्सन फील करेगा और अपनी लोकेशन से हट जाएगा। और जैसे ही अपनी लोकेशन से हटा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये बात की गारंटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तभी देगा जब वो रेस्ट में होगा। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, कोई टेक्निकली फंसा ना दे। तो इस बुक को लिखने वाले ने बहुत सही दिमाग लगाया। उसने कहा कि देखो भाई, हमारा जो फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू है, इसकी वैलिडिटी तभी तक है जब आप इस चार्ज को इतना कम लो, इसकी वैल्यू इतनी कम लो कि ये फोर्स फील तो कर ले, किसका? सोर्स चार्ज का। लेकिन जब ये फोर्स अप्लाई करे सोर्स पर, तो उसका वैल्यू टेंस टू जीरो के आसपास हो, उसका कोई इम्पैक्ट ना हो, जिससे कि चार्ज की लोकेशन चेंज ना हो। तो इसलिए इस चार्ज को छोटा लिया गया और हमें ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। पर जनरली हम इसको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए एफ अपॉन क्यू नॉट से यूज करते हैं। जबकि मेरा सजेशन ये है कि इसको ऐसे यूज करो, टेस्ट चार्ज और सोर्स ऑफ चार्ज का फील्ड। तो इस टाइप से ये पूरी डिस्कशन यहाँ जाती है। अब दूसरी चीज, मान लो कुछ बच्चों को लगा कि हमें कम क्लियर हुआ इसमें, पॉइंट चार्ज का इस सर फॉर्मूले में तो देखो फिर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो जल्दी से एक डायग्राम से मैं तुम्हें और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस बुक के बाहर तो जाऊंगा ही नहीं। ये बुक ये प्रूव करेगी कम पढ़ने से ज्यादा कैसे आता है। अब देखो, यहाँ पर एक ये रिंग मैंने बनाया हुआ है, देखो वन, देखो यहाँ पर एक और रेडियस बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे एक बना दिया, फिर यहाँ पर एक बना दिया। ऐसे जितनी मर्जी मैं रेडियस को दिखाता चला जाऊं। अब मेरा पर्पज यहाँ क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2 माइक्रो कूलाम रखूं, यहाँ पर 4 माइक्रो कूलाम रखूं, और यहाँ पे 10 कूलाम कर दूं, यहाँ पर 20 कूलाम लिख दूं, और यहाँ पे 30 कूलाम लिख दूं, और ये डिस्टेंस अगर आर है, मैं पूछूं यहाँ, और सोर्स का चार्ज ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए E1 पर, तो क्या लिखोगे? के सोर्स ऑफ चार्ज, फॉर्मूला कहता है अपॉन आर स्क्वायर। अब बताइए, क्या इस चार्ज को यहाँ लिखने की कोई जरूरत है? नहीं। इसका मतलब इस 4 माइक्रो कूलाम पर सोर्स ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये फील करेगा? हाँ करेगा। तो कितना, कैसे बताओगे? तो फिर लिखो, ये क्या फील करेगा? अपना इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो, और जिस फील्ड में ये रखा गया है, मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे निकाला जाएगा। अब इसमें बच्चा लोग ध्यान से देखो, दो बातें हैं। ये अलग चीज है, ये सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये तुम्हारा रखा गया टेस्ट चार्ज है। अब फिर वही बात आ गई, क्या इस टेस्ट चार्ज का इस फील्ड में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं 2 माइक्रो कूलाम पर फील्ड निकालूं तब भी यही आएगी, 30 कूलाम चार्ज लो तब भी यही आएगी, 20 लो तब भी वही आएगी। मतलब क्या चार्ज आप रख रहे हो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जल्दी से समराइज करूं कि हम एनसीईआरटी ने हमें क्या सिखाया। इफ यू आर लुकिंग टू मेक ए शॉर्ट नोट्स, देन हाउ यू विल मेक। पहला पॉइंट, वैक्यूम होना चाहिए, लोकेशन ऑफ चार्ज की फिक्स रहनी चाहिए, एस चार्ज का वैल्यू टेंस टू जीरो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनली जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पोजीशन और टर्म में दी गई है। अगर किसी चार्ज को कोई भी फोर्स फील हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? हम उस चार्ज को रखेंगे, और वो जिसकी फील्ड में रखा है, जिसकी मतलब जिस सोर्स ऑफ चार्ज की फील्ड में रखा है,
उस फील्ड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा उस चार्ज में फील करने वाला फोर्स। अब इस 1.8 से रिलेटेड जो हमें एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस दिए हैं, अब उसको अगले पार्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी जो फंडे हमने सीखे हैं उसी फंडे पे, और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे क्वेश्चन हमने अदर बुक में देखे हैं, अपने टेस्ट पेपर में देखे हैं, आईआईटी नीट के पेपर में देखे हैं, तो बोलोगे यस देखे हैं। और ये भी पता चल जाएगा इस बुक ने इस चीज को ऐसे पढ़ा के क्यों लिखा। तो we'll move in the part number 2 for the discussion of question. Okay.